आपको प्रधानमंत्री का वक्तव्य याद है क्या, संयुक्त राष्ट्र का? उन्होंने चाणक्य सूत्र, जो मेरे पास चाणक्य सूत्र की पुस्तक है, उसमें 108वां सूत्र है, क्या कहता है? कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबेत, कि समय निकल जाने पर समय स्वयं ही फलों को नष्ट कर देता है। और आपको ये नहीं लगता कि आज यही हो रहा है? आज एक बहुत भयंकर घटना हुई है। आइए सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे जो सपोर्ट के लिंक्स हैं, जो आपको फ्रेम में नीचे दिखाई पड़ रहे हैं और जो डिस्क्रिप्शन में, उनको आप विजिट कर लें और साथ में हमें फॉलो भी कर लें। एक मजबूत सरकार इतनी लाचार क्यों दिख रही है? ये प्रश्न उन सबके होठों पर है। पहले ये सबके दिमाग में हुआ करता था, लेकिन आज ये प्रश्न सबके होठों पर आ गया है और बोल बनकर फूट रहा है और पूछ रहा है कि ये सरकार, जिसको हमने अपने मतों से 303 सीटें देकर जिताया था, ये इतनी कमजोर, इतनी लाचार, इतनी पंगु, इतनी ढीली, इतनी निर्बल क्यों दिख रही है? इसका उत्तर केवल जो शीर्ष पर दो बैठे हुए हैं व्यक्ति, उन्हीं के पास है। और हम केवल इसे विश्लेषण कर सकते हैं कि उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है और अचानक क्या हुआ 370 के बाद और सीएए के बाद। जब सीएए में गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर, लोकसभा में खड़े होकर यह घोषणा कर दी कि एनआरसी तो आकर रहेगा, उसके 2 दिन बाद क्या हुआ कि अचानक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, एनआरसी का अभी कोई जिक्र नहीं है, अभी वो विचाराधीन नहीं है। और उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं बैकफुट पर बैकफुट, बैकफुट पर बैकफुट। और यहाँ तक कि ये जो शाहीन बाग हुआ तब बैकफुट, उसके बाद दिल्ली दंगे हुए तो उसमें पता चला कि एनएसए साहब कूद कर आ गए। उसके बाद फिर आपने देखा कि मौलाना साद का प्रकरण हुआ तो उसमें भी एनएसए साहब कूद कर आ गए। तो ये एनएसए साहब जो है, ये किसी जमाने में कहा करते थे कि इतिहास केवल विजेता को याद रखता है। इन्हीं के शब्दों में कह रहा हूँ, आप लोगों ने, हो सकता है वो वीडियो बहुत पॉपुलर वीडियो था, देखा होगा। इतिहास सदैव विजेता को याद रखता है। इतिहास ने सदैव कर्म को विचार के ऊपर प्राथमिकता दी और शक्ति को न्याय के ऊपर प्राथमिकता दी। तो हमारे एनएसए साहब जो हैं, अब क्या उनके मुंह में दही जम गया है कि वो ये बता नहीं पा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को, अपने गृह मंत्री को? क्या हो गया है? आप ये देख रहे हैं क्या चल रहा है। आज सिंघू में जो दृश्य हुआ, वो तालिबान, जिस प्रकार का दृश्य तालिबान ने कंधार में किया था या हेरात में किया था, जहां पर उन्होंने लाशें क्रेन से बांध के लटका दी थी, उसी तरह से एक लाश आज यहाँ पर एक बैरिकेड के सहारे लटका दी गई। और मैं पंचमक्कारों से तो मुझे आशा रखनी भी नहीं चाहिए। पंचमक्कारों को तो हमने वोट दिया नहीं था, ना हमने कांग्रेस को वोट दिया था। हम तो प्रश्न उनसे पूछेंगे जो बार बार ऐसी किसी भी घटना पे ये कहते हैं कि ये एक्सपोज हो गए, वो एक्सपोज हो गए, पंचमक्कार में एक्सपोज हो गए, लुटियंस एक्सपोज हो गए। अरे भाई, एक आदमी को मारने के लिए कितनी बार एक्सपोज करने की आवश्यकता है? फिर पहले वो अपनी कमीज उतारेगा, पहले आपने उसको कमीज उतरवा दी, उसके बाद आपने उसकी पैंट उतरवा दी, उसके बाद आपने उसकी बनियान उतरवा दी, उसके बाद आप उसकी चड्डी भी आप उतरवा चुके हैं। बचा क्या है उसके पास एक्सपोज होने के लिए? ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, मैंने ये कल ही बोला था, ये कि शाहीन बाग की परिणति दिल्ली का दंगा थी, किसान आंदोलन की परिणति लखीमपुर हो चुकी है, और यदि लखीमपुर में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो और आगे क्या क्या ये गुल खिलाएगी
उसका कोई अनुमान नहीं है। और वो एक आपने अब उसके तुरंत बाद ही देख लिया, आज ही देख लिया, और कार्रवाई उसी प्रकार की लचर है, कुछ नहीं, जो मास्टर स्ट्रोक है। एक और एक्सपोज हो गया भाई, क्या एक्सपोज हो गया, जब कुछ बचा ही नहीं है एक्सपोज करने को, तो कौन सी भाई, चड्डी तक तो उतर चुकी है पहले। लखीमपुर में तो चड्डी भी नहीं बची ना, वो भी उतर गई। वहां आपने योगी जी को कार्रवाई करने से रोक दिया। शिकायत ना हो गया, आपका दामाद है जिसको आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। आप अपने मंत्री के लड़के को आप मर्डर का आरोपी बना सकते हैं, जबकि ये सिद्ध नहीं है कि वो ड्राइवर था। ड्राइवर तो मार दिया गया, और यदि वो पैसेंजर था, उसमें बैठा भी था, तो भाई ये हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, ये कब इसमें परिवर्तन किया गया, कब इसको संसद में लाके ये कहा गया कि यदि किसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होगा, यदि इसी कोई गाड़ी से किसी की मृत्यु हो जाएगी या किसी की हत्या भी हो जाएगी, तो हत्या का कारक जो है उसमें बैठे हुए सारे पैसेंजर्स भी माने जाएंगे। ये एक नया कानून, एक नया दृष्टांत, एक नई नजीर हमारे भाई लोगों ने लखीमपुर कांड में स्थापित कर दिए। लेकिन जिन्होंने सिंघू में ये हत्या की, और उसके हत्या के वीडियो, अनेकानेक वीडियो उपस्थित है, लेकिन फिर भी एफआईआर जो है वो अज्ञात लोगों के विरुद्ध। अरे भाई कितना डरोगे, खालिस्तानियों से डरोगे, पाकिस्तानियों से डरोगे, इस्लामियों से डरोगे, ऐसे डर डर के सरकार चलानी है भाई, तो किसी और को ही नॉमिनेट कर दो ना। हमारे गडकरी जी आपसे अच्छा चला लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, वो प्रैक्टिकल आदमी है। आप निकलो यहां से और गडकरी जी को आने दो। गडकरी जी पे तो संघ भी तैयार हो जाएगा। योगी जी से तो आप वैसे ही लगता है कि पता नहीं कौन सी समस्या है आपको हो गई है कि योगी जी को तो आप वैसे ही फेल करने पे लगे हुए। उनका यूएसपी था लॉ एंड ऑर्डर, तो आपने कहा कि अच्छा बस ये मौका अच्छा मिला है, ये यूएसपी इनका खराब कर दो, ये कम से कम जो है ना, ये 300 पे पार तो नहीं चले जाए। उधर हमारे आपके दूसरे जो है, वो जो दूसरा विभाग है, वो अपने आप को डीएनए एक्सपर्ट समझता है। भिंडरावाले का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, भिंडरावाले को मजबूती कैसे प्रदान की गई, और भिंडरावाले ने लगातार, जो लोगों ने, खासतौर से इंदिरा गांधी ने लगातार भिंडरावाले को इग्नोर किया। कम से कम आधा दर्जन ऐसे अवसर थे जब वो भिंडरावाले को गिरफ्तार करके और उसका जो जिन्न था उसको समाप्त कर सकती थी, लेकिन वो मास्टर स्ट्रोक खेल रही थी। वो भिंडरावाले जो था वो इंदिरा गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक था, ये ध्यान रहे आप सभी को। और उस मास्टर स्ट्रोक को खेलने के लिए ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो उनके विशेष किरदार थे, और ज्ञानी जैल सिंह सदैव बचाव में आ जाते थे। दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर थे, वो बार बार प्रयत्न करते थे कि किसी तरह इसको पकड़ के अंदर डाल दें जब भी मौका मिले, लेकिन जैल सिंह आके उनको बचा लेते थे। इंदिरा गांधी की तरफ से फरमान आ जाता था, नहीं कुछ मत करो, ये कहीं छुपने जा रहा है, इसको छुपने दो, ये उस गुरुद्वारे में चला गया, दमदमी टकसाल में चला गया, वहां चले जाने दो, अकाल तख्त में चला गया, वहां चले जाने दो। अंत क्या हुआ, अंत में यह स्थिति आ गई कि आपको सेना भेजनी पड़ी। ये जो काम जो एक समय एक थानेदार कर सकता था, उस काम के लिए अंततः आपने सेना भेजी, और सेना के भी 350 के लगभग जवान जो हैं उसमें बलिदान हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। ये मास्टर स्ट्रोक वाली मूर्खताओं का परिणाम यही होता है सदैव। नेहरू जी मास्टर स्ट्रोक खेलते रहे चीन से, परिणाम सबके सामने। फिर इंदिरा जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला बांग्लादेश का युद्ध जीतने के बाद, डबल मास्टर स्ट्रोक खेले, बांग्लादेश को का तुष्टीकरण किया। अरे नया पैदा आपका एक देश है, आपके रहमो करम से आया है अस्तित्व में,
बजाय इसके कि वहाँ पर जो वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, आप एक लियाकत नेहरू पैक्ट आपने साइन कर रखा है, उसके अनुसार वो सक्सेसर स्टेट है, उसको वहाँ पर आप मजबूती से लागू तो करवा नहीं रहे हैं। आपने अपने यहाँ ही जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 1971 कर दिया। फिर बिना किसी प्रतिफल को प्राप्त किए आपके खुद के जो 76 युद्धबंदी थे वो भी आपने नहीं छुड़ाए, 92,000 वापस कर दिए। बजाय इसके कि उनको बांग्लादेश को सौंप देते, जिससे बांग्लादेश पाकिस्तान में एक परमानेंट स्किज्म हो जाता, एक परमानेंट अदावत हो जाती, वो तो आपने किया नहीं, उनको छोड़ दिया और वो जाके बलूचिस्तान पे चढ़ पड़े। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक्स का जो इतिहास है, और हमारे मास्टर स्ट्रोकवादी इस समय चारों तरफ फैले हुए हैं, इस सरकार में मास्टर स्ट्रोकवादी ही सब कुछ कर रहे हैं। और कोई भी यदि सही बात कहे तो उसको कहते तुम्हें क्या पता, ये 10 डायमेंशनल चेस चल रही है, 10 डायमेंशनल, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे पास थोड़ी इंटेलिजेंस आती है। अरे मूर्खों, इंटेलिजेंस कितनी भी आती रहे, अगर यहां इंटेलिजेंस नहीं हो ना, सब बेकार है। और जिसके यहां इंटेलिजेंस है वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से भी वो पता कर लेगा कि क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार मैं, डॉक्टर अजय तुंगू, अंकुर शर्मा, जावेद इकबाल शाह, हम लगातार पिछले 1 साल से लगातार बोल रहे हैं कि आपकी नीतियां गलत हैं, इनका परिणाम गलत होगा, और वही हो रहा है। आईबी की इंटेलिजेंस बड़ी हुई या हम जो बोल रहे हैं साल भर से वो सही हो रहा है, वो बेहतर हुआ? यह है हमारे लिए अत्यंत दुख का विषय, इसलिए नहीं है कि एक दलित की नृशंस हत्या हो गई। हमारे लिए अत्यंत दुख और क्षोभ का विषय इसलिए है कि जो हमारे इस समय के नियंता हैं, वे अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। वे जनता की आवाज को, जनता की प्रतिध्वनि को, जनता के चीत्कार को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में यह जो स्थिति बनी है, इसके सुधरने की मुझे कोई आशा दिखाई इस समय पड़ नहीं रही है। मैं अगर गलत साबित हूं तो मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। लेकिन एक सतत आशावादी संजय दीक्षित भी आज इस प्रकार के बोल रहा है, और आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, यशम नो लब्धो मूढ़े यतः ख्यातिम इच्छति, कि ख्याति के पीछे भागने वाले को कभी यश नहीं मिलता। या इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें यशम नो लब्धो मूढ़े, मूढ़े का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ, कि ऐसा मूर्ख जो ख्याति के पीछे भागता है उसको कभी यश नहीं मिलता, वो अपयश का ही भागी होता है। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप इसका जो भी अनुमान लगाना चाहें वो आप इससे लगा सकते हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आप आलोचना कर रहे हैं, यदि आप कोई सुझाव भी देंगे क्या? मैं बिल्कुल सुझाव दे रहा हूं, मेरा सुझाव देने का ही उपक्रम है। मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूं कि इस समय इस किसान आंदोलन को आपको पूरा बल लगाकर, एडिक्वेट फोर्स यूज करते हुए, आपके पास जितने भी अधिकार हैं, भले ही आपको इसको
संयुक्त किसान मोर्चा को एक प्रतिबंधित संगठन करना पड़े, जो कि इसने अभी अपना एक चरित्र अपना लिया है। केवल आपको 100 बड़े इन तथाकथित किसान नेताओं को अंदर भेजना है, सड़कें खाली करानी है और एक पूरा स्पष्ट संदेश देना है कि इस प्रकार के दावानल को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। संदेश स्पष्ट होना चाहिए आपको। खट्टर जी के जो हाथ बांध रखे वो भी खोलिए, योगी जी के हाथ बांध रखे वो भी खोलिए, वे दोनों सक्षम हैं। खट्टर जी ने सबका आह्वान किया, लठ लेके तैयार रहो, जनता तैयार हो गई तो ऊपर से फिर आ गया। ऐसा कैसे बोल दिया आपने? योगी जी के ऊपर जैसे भी साहब, ठीक है, योगी जी ने टिकैत के साथ समझौता कर लिया या क्या कर लिया, अब उनको रोक रखा है कि नहीं 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 नहीं, किसान जो है ये तथाकथित किसान, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये किसान है, ये हत्यारे, ये आतंकवादी, ये खालिस्तानी, ये किसान इनको कहा जा रहा है और उन किसान के रूप में इनको प्रश्रय दिया जा रहा है, किसान के रूप में सुरक्षा दी जा रही है, किसान के रूप में संरक्षण दिया जा रहा है, किसान के रूप में फ्री वाईफाई दिया जा रहा है, किसान के रूप में उनको सारी फ्री सुविधाएं दी जा रही। इनको डीलेजिटिमाइज कीजिए, इनको आतंकी कहिए, क्योंकि ये आतंकी हैं। कोई भी संगठन जो किसी 2.5 करोड़ जनता को चारों तरफ से घेर के बैठ जाए, उसके ऊपर जिसको कहते हैं घेराबंदी कर ले, जिस प्रकार से मध्ययुगीन काल में मुगल किया करते थे, जाके राजपूतों के किलों को घेराबंदी करके और उनको भूखा मारने का प्रयास किया करते थे, उसी प्रकार का प्रयास है ये। आपके हाथ किसने रोक रखे? आपके हाथ केवल आपके एक अनाम अजान, अजान नहीं, अजान एक काल्पनिक भय ने रोक रखे। क्यों? राणा अय्यूब नाराज हो जाएगी, सुअरा भास्कर नाराज हो जाएगी, दी वायर आपके विरुद्ध लिख देगा, वॉशिंगटन पोस्ट आपके विरुद्ध लिख देगा, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख देगा, अल जजीरा में आपके विरुद्ध खबर छप जाएगी, स्क्रॉल आपकी चुटकियां ले लेगा। दी कैरवन, जिसके एडिटर को भी, एग्जीक्यूटिव एडिटर को आपने अभी भी प्रेस काउंसिल में लिया है, वो कैरवन जो है वो आपके जो सुरक्षा बल हैं वो उनकी जाति विश्लेषण करने लगेगा। कौन सा भय है? सरकार तो आपकी गिरने जा नहीं रही, 303 है आपके पास। राहुल गांधी सर के बल भी खड़े हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। न राज्यसभा में आपका किसी प्रकार के, आपके बहुमत को किसी भी प्रकार का खतरा है या किसी प्रकार का संकट है। कौन सा ये अज्ञात भय है? लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे यदि आप इसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे कि कौन सा भय है जो आपके हाथ रोके हुए। आप कब तक सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे? हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट रोक लेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट किसी को नहीं रोकता, सुप्रीम कोर्ट इन किसानों को नहीं रोक पाया, आपको रोक लेगा। कुछ तो करो महाराजो, ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो बाकी के 3 साल निकलते देर नहीं लगेगी। अच्छी छालेदार तो हो ही रही है पूरी तरह से। मेरे विचार से मैंने बहुत कुछ कह दिया, आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट हो गया।